स्वागत है आपका जनरल बिशंबर दयाल नई परख के मंच पर एक बार फिर। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं, पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी और चर्चा हुई थी, उसके मुकाबले आज दुनिया बारूद के ढेर पर पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा है। मा, मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया है। और पिछली बार हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था वो बहुत लोकप्रिय हुआ। लाखों दर्शकों ने उस वीडियो को देखा। तो आज मैं सटीक तौर पे कुल 5 सवाल आपसे पूछूंगा। बिल्कुल सीधा ताल्लुक मौजूदा हालात से है। बिल्कुल। पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या मुश्तबा खामनेई ने जो 3 शर्तें रखी थीं अमेरिका और इजराइल के सामने, बिना घोषणा किए ऐसा लगता है कि अमेरिका उन शर्तों को धीरे धीरे मानने के मोड में आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक घोषणा हुई है कि वो ईरानी तेल के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं, प्रतिबंध लगे हैं, उनको हटा सकता है। ऐसा अमेरिका ने आज तक वैसे नहीं कहा है कभी भी। ये पहली बार कहा है कि उनको हटा सकता है। ये मेरा पहला सवाल है, क्योंकि अमेरिका ये तो ऐलान करेगा नहीं कि हम आपकी सारी शर्तें मानते हैं, लेकिन क्योंकि वो युद्ध से निकलने की कोशिश भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है ये उस सिलसिले की एक शुरुआत मानी जा सकती है। आपका क्या ख्याल है? देखिए, दोनों पार्टियों ने युद्ध में जो शर्तें रखी हैं वो माउंटेन मांगा है, माउंट एवरेस्ट मांगी है। बिल्कुल। राइट, लेकिन कहीं ना कहीं अरावली की जो हाइट्स हैं उस पर दोनों एग्री कर जाएंगे, ये तो बात है तय। बिल्कुल। अब वो तो बिल्कुल चाहते हैं, अमेरिका भी चाहता है कि बिल्कुल इसका तबाही हो जाए, इजराइल तो चाहता है कि ईरान बिल्कुल फिनिश हो जाए इसके बाद जैसे, और पूरे गल्फ में इजराइल की प्रभुसत्ता और इजराइल का बोलबाला और इजराइल चलाए इसको, अमेरिका तो वापस चला जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ईरान ने भी इसी तरह से बहुत शर्तें मेरे ख्याल में बढ़ा चढ़ा के बोली है, लेकिन कंप्रोमाइज फॉर्मूला अगर कहीं निकलेगा तो ऐसे ही निकलेगा कि ईरान से सैंक्शन हट जाएं। जैसे रशिया का भी यही आज तक अगर आप देखें तो यही है ना, उनको चिंता ही है कि हम लड़ाई बंद कर दें और कल सैंक्शन नहीं हटे तो फिर क्या फायदा। तो ईरान चाहेगा कि उसको सैंक्शन हट जाए और अननेसेसरी इंटरफेरेंस उसके जो अफेयर्स में है, वहाँ क्या सरकार है, कौन है, किसकी, कोई, वो सब बंद करें तो शायद ईरान मान जाएगा। राइट, और ईरान जो है फिर गल्फ कंट्रीज के साथ पीसफुली एग्जिस्ट भी करेगा। लेकिन इस पूरी की पूरी लड़ाई का ये मैं ये नहीं कह रहा शुरुआत अमेरिका को इजराइल ने घसीटा नहीं, ये कहीं ना कहीं जो नेतन्याहू जी हैं उनकी जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं कि मैं एक इजराइल में मतलब डोमिनेंट रोल पे रहूं पॉलिटिकली, मतलब जब तक हूं मैं गवर्न करूं, वहीं से सारा मुद्दा है और उसी में अमेरिका भी फंसा हुआ है। तो मान जाएंगे आखिर, मुझे लगता है। और एक 10 दिन बाद जब पनिशमेंट हो जाएगी दोनों की, तो कहीं कहीं कोई कंप्रोमाइज, अल्टीमेटली तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये यूक्रेन और रशिया की तरह 2 साल नहीं चल सकता, दुनिया तबाह हो जाएगी। बिल्कुल तबाह हो जाएगी, ये अलग मामला है। क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने भी जो बयान दिया, वो बयान भी इस तरफ संकेत करता है। ऐसे कि मुश्तबा खामेनेई के संदेश में तो ये था शर्तों में कि हमें $500 बिलियन डॉलर चाहिए, बिलियन डॉलर। अभी इन्होंने कहा कि हमें अगर इतना मुआवजा मिल जाए तो वो मुआवजा पहले के मुकाबले कम है। यस, अब मुआवजा कोई नहीं देगा, वो भी जानते हैं मुआवजा अमेरिका कहां से देगा, कौन देगा। लेकिन एक बात जरूर है कि वो ये चाहेंगे कि इसके बाद जो है मतलब अमेरिका इंटरफेयर ना करे और उसको फ्रीली ट्रेड करने दे। जब ईरान फ्रीली ट्रेड करेगा तो ईरान के पास बहुत कुछ है, सिर्फ ऑयल नहीं है, पेट्रोकेमिकल्स की बाकी सारी चीजें ईरान बनाता है। ईरान की सबसे पुरानी ऑयल इंडस्ट्री है और रिजर्व्स हैं भारी, और एलएनजी है, गैसेस हैं, राइट, और अदर मटेरियल्स हैं जैसे ग्रेनाइट वगैरह, और वहां से बहुत सी चीजें यूरोप में भी जाती थी, बहुत सी चीजें रशिया वगैरह में भी जाती थी, बहुत सी इंडिया भी लेता था, बहुत हाई क्वालिटी का मार्बल वगैरह लेता था। तो बहुत चीजें हैं जो उसका अपने आप उसका समाधान हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि यही ईरान की मुहिम है। जी। अच्छा, दूसरी तरफ एक खबर ये आई है जो खासी पक्की सी लग रही है कि ईरान ने अमेरिका का एक F-35 मार गिराया है, जो सब दुनिया के अत्याधुनिक विमानों में से एक विमान माना जाता है। इसको मार गिराना ईरान के लिए पहले बहुत मुश्किल माना जा रहा था। और दूसरी खबर ये आई है कि अमेरिका ने कुछ ऐसी खास तरह की मिसाइलें ईरान के ऊपर दागी थी और कुछ ड्रोन्स दागे थे, लेकिन ईरान ने कहीं
पहले माना जाता था उसके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन उन एक कोई एयर डिफेंस सिस्टम वहां जरूर काम कर रहा है, भले ही सोवियत मदद से काम कर रहा हो या चीनी मदद से काम कर रहा हो। उसने उन अमेरिका की उन मिसाइलों को और उस ड्रोन को इंटरसेप्ट कर पाया है। तो ये दो खबरें ऐसी बताती हैं कि ईरान को ये मानना है कि उसके पास किसी भी किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और वो पलट के हवाई आक्रमण नहीं कर सकता है, इससे ये भी बात खंडित होती है। देखिए, बिल्कुल खंडित होती है। वो हवाई आक्रमण तो देखिए अपनी एयरफ़ोर्स तो नहीं, उसकी कैपेबल एयरफ़ोर्स नहीं है उसके पास, और एयर डिफेंस में भी उसका बहुत लिमिटेड सा उसके पास कैपेबिलिटी थी, लेकिन उसने अपने आप को प्रिज़र्व किया है। देखिए, इससे आप देखिए लड़ाई का उसने अपनी लड़ाई की जो प्लानिंग है ना, वो स्टेजेस में कर रखी है। वो ज़रूरी नहीं एक F-35 गिर गया और वो, बट एक वो स्टेल्थ फाइटर गिर गया। ईरान में देखिए कितना मोरल जाएगा इस चीज़ से। तो जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उसने एकदम से उनको एक्सपोज नहीं किया है। और कहीं हो सकता है पिछले 6-8 महीने में एक्सरसाइज हुई है रशिया के साथ। आज रशिया डायरेक्टली हेल्प ना कर रहा हो, लेकिन हो सकता है एक ट्रूप S-400 का या रडार्स S-400 पे जो रडार्स है या S-300 को अपग्रेड किया हो पिछले 6 महीने में। और रशियन इंडस्ट्री बहुत कैपेबल है। तो स्टेल्थ फाइटर को नॉर्मल जो ओरिजिनल S-300 का रडार S-300 है या जो भी नॉन चाइनीज रडार्स हैं, उनकी वो रीच से बाहर है। दैट्स व्हाई वो स्टेल्थ फाइटर है। देखिए F-15 गिरा था, F-15 2-3 गिरे थे शुरू में, इफ यू रिमेंबर, तो हमने कहा था कि भाई उनकी इफेक्टिव है। F-15 का भी फर्स्ट टाइम गिरना था किसी कॉम्बैट में, लेकिन F-35 का गिरना जरूर दर्शाता है कि ईरान ने अपने सरप्राइजेस कंसील्ड, और जितने मर्जी आप मोसाद को घुसा लें, जितना मर्जी आप CIA को घुसा लें, जब फौजें लड़ती हैं तो कुछ मतलब ईरान जैसी कंट्री में, बड़ी कंट्री में, उन्होंने बहुत सफाई से जो है मतलब अपना रिटेन कर रखा है, अपनी अपनी कुछ चीजें बचा रखी। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल यह है कि ईरान बार बार ये कहता है कि हम ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मैं आमतौर पर एक छोटा सा जानना चाहता हूं आपसे ये आइडिया कि आखिरकार वो किन किन हथियारों की बात कर रहा है। क्या ऐसा तो नहीं ईरान के पास कुछ ऐसी मिसाइलें हों जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक की हो, यानी अमेरिका तक हो? है नहीं, अमेरिका देखिए 11,000 किलोमीटर 11,000 पे बहुत अमेरिका, बहुत 11,000 बहुत आउट। 11,000 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की बहुत उसमें वो है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास नहीं है। होती तो अब तक कहीं कहीं खड़का देता, मेरा मानना ये है। बिल्कुल। लेकिन जो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत आधुनिक है। मिसाइल में और ड्रोन वॉरफेयर में ईरान अपने आप में एक शक्ति है। 2009 में जिस डांसिंग मिसाइल की बात करें लोग, साजिल 2 की जो बात करें, और 2009 में इंडक्ट की थी, तो उसको अपग्रेड किया है, काराकोरम को अपग्रेड किया है। जब इनको आप अपग्रेड करेंगे और इनको हाइपरसोनिक मतलब 13 मैक 20 मैक की स्पीड पे ले जाएंगे, फिर ये रडार के कंट्रोल में नहीं आता। इसीलिए वो इजराइल को इतना पनिश कर रहा है। देखिए, इजराइल में जो कैजुअलिटीज हो रही है उसका तो, या इजराइल में जो डिस्ट्रक्शन हो रही है उसका तो कहीं कहीं कुछ भी नहीं आ रहा है। वो तो दुनिया में, ईरान का तो सबको पता है कि ईरान पे भारी पनिशमेंट हो रही है। गल्फ कंट्रीज में जहां कहीं भी स्ट्राइक होती है, सबको है कि गल्फ कंट्रीज में रिफाइनरीज वगैरह पे, बेसिस पे हिट हुए। अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत ओपन है, तो अमेरिका में छुप नहीं सकता। सबको पता है कि भाई दे हैव लॉस्ट 13 सर्विसमैन जो, और उनके एयरक्राफ्ट 3 एयरक्राफ्ट फर्स्ट डे F-35 को नहीं हाइड कर सकते, बिल्कुल नहीं हाइड कर सकते। मोर देन 200 जो उनके सैनिक, जो उनको जिनको जो चोट लगी है, जो अस्पताल में एडमिटेड है, जो जो इंजरी हुई है, जो उनके बेसिस पे स्ट्राइक हुई है, एम्बेसीज पे स्ट्राइक हुई है, उसको हाइड नहीं कर सकते। और 200 सैनिक इवेक्यूएट किए अमेरिका उन्होंने। घायल है। 200 से अमेरिका ज्यादा सैनिक घायल है, तो वो नहीं। लेकिन ईरान की जो एक्चुअल कैपेबिलिटी है सस्टेन करने की, वो अभी लंबी है। ऐसा नहीं है कि एकदम फोल्ड हो जाएगा। अच्छा, एक इसी से जुड़ा हुआ मेरा चौथा सवाल है कि क्या इन सब बातों को करते हुए और इन सब हमलों को करते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका ने बूट्स ऑन ग्राउंड की अपनी पॉलिसी को भी शुरुआत उसकी कर दी है? क्या इस प्रकार के कोई संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि मैंने कई डिफेंस एक्सपर्ट्स को बोलते सुना है, कुछ मैंने फॉरेन जो मीडिया में भी झांका है, वहां से भी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि कुछ ना कुछ इसकी तैयारी और
मतलब नीतिगत तौर पर अमेरिका ने ये बना लिया है कि हमें कुछ ना कुछ किसी स्तर पर बूट्स एंड ग्राउंड यानी अपनी जमीनी फौजें उतारनी पड़ेंगी, बिना उसके काम चलेगा नहीं। देखिए, हाफ हार्टेड ग्राउंड फोर्सेस या कुछ स्पेशलाइज्ड फोर्सेस किसी स्पेशल टास्क के लिए ईरान जैसी जगह में भेजना, मैं नहीं समझता अमेरिका के स्ट्रेटेजिक थिंकर, अमेरिका के जो लोग लड़ाई को गाइड कर रहे हैं, जो लोग लड़ाई को पूरी को मैनेज कर रहे हैं, वो इस किस्म की भूल करेंगे। अमेरिका के जब एयरबॉर्न डिविजन्स मोबिलाइज करेंगे, ग्राउंड फोर्सेस मोबिलाइज करेंगे, आर्मर्ड डिविजन्स मोबिलाइज करेंगे, तो वो दुनिया में संदेश जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, अभी उनके पास कुछ मैरीन फोर्सेस हैं जो कि ऑलरेडी हैं, जो कि उनके फ्लीट 35 वगैरह पे जितनी भी हैं, जो उनके पास यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स हैं, बड़े लिमिटेड हैं। कोई लिमिटेड टास्क कर सकते हैं कि भाई कोई बहुत सॉफ्ट टारगेट हो जिसमें जाके वो करें, एक टेम्पररी वो करके और फ्लाई आउट कर जाए। देखिए, जब ईरान बहुत कमजोर था और अमेरिका पावरफुल था, तो अमेरिका ने 70s में अपने बंदी जो इनकी जो एम्बेसी के जो लोग इन्होंने कैप्चर कर लिए थे और इन्होंने सोचा था इजराइल की तरह हम जाके निकाल रहे हैं। अगर आपको वो इंसिडेंट याद हो तो अमेरिकन को बहुत लॉसेस हुए थे और आई थिंक फोर्ड खुद वो थे उस टाइम पे, तो उनको उनकी उनकी प्रेसिडेंटशिप गई साहब स्लोली। तो वो इस किस्म की ईरान में मैं नहीं समझता वो इतनी जल्द। और देखिए, अगर आपने एक बार बूट्स ऑन ग्राउंड डाल दिए, फिर आपका एग्जिट का जो मामला है ना वो बड़ा बड़ा टाइट हो जाता है। अब अगर मान लो एग्जिट करना चाहते हैं, 2 दिन बाद कहते हैं हमने ईरान को बहुत पनिश कर दिया, हमने ईरान की कमर तोड़ दी, हमने, जैसे आजकल हो रहा है स्टैंड ऑफ वेपन्स है, आप बंद कर दिए, ना कोई आया ना गया, ना साइन की ट्रीटी। हमने भी तो कोई 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 पाकिस्तान से कोई आया था हमारे यहाँ ऑक्सन दूर के बाद ट्रीटी साइन करने, कोई एग्रीमेंट, कोई सीज फायर साइन करने, उनके डीजीएम वहां से कर दिए, यहाँ के डीजीएम। कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं, कोई टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं, लड़ाई बंद होगी। बिकॉज ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं थे ना साहब, आपकी मतलब स्टैंड ऑफ वॉरफेयर थी। आपने जितना पनिश करना था कर लिया। अब आप कहते हैं हमने पनिश कर दिया, वो मना करता रहे कि नहीं मुझे कोई पनिशमेंट नहीं हुआ। तो ये दुनिया का नया तरीका है। तो इसमें वो इससे ज्यादा अगर ग्राउंड पे सोल्जर उसने उतारे तो कई डिविजन्स लगाने पड़ेंगे उसको, और ईरान उसमें उसी में ईरान की शक्ति है, फिर तो तबाही होगी, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इतना इजी नहीं है, मतलब उसके और ऑप्शंस बहुत हैं। मतलब अमेरिका के पास अभी तो अमेरिका के पास बहुत स्ट्रॉन्ग बॉम्बर्स है ना। आप आइए, बॉम्बर्स का थोड़ी एयर डिफेंस कंट्रोल कर पाएगा। बॉम्बर्स आप लाइए और आप कारपेट कर देंगे बिल्कुल इसको, ऐसा नहीं है। लेट्स नॉट अंडरमाइन कि अमेरिका की मिलिट्री कैपेबिलिटी, और अमेरिका के पास लोग कह रहे हैं उसके पास वो चला जाएगा इतने बिलियन, वो इसके पास पावर है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ से हार के नहीं जा सकता, फिर उसकी जो थोड़ी बहुत शाख बची है वो खत्म हो जाएगी, फिर ये बहुत आपने मार्के की बात कही कि अमेरिका यहाँ से हार के नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। तो आखिरकार ऐसा क्या है जो अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप अचीव कर लें, हासिल कर लें और कहें कि हमारी जीत हो गई? जाहिर है कि वो ईरान के ऊपर कब्जा तो नहीं कर सकते, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो होर्मुज के ऊपर अपना फोकस कर रहे हो कि किसी तरीके से जो साउथ ईरान में जो बीच है होर्मुज वाला, उसके ऊपर किसी तरीके से अगर वो कब्जा कर लें, या ईरान की कुछ जो मिसाइल की बैटरियां वगैरह वाला जो मुकाम है, उन मुकामों के ऊपर अपना कुछ कमांडो एक्शन कर लें, ताकि उनके पास कुछ कहने के लिए हो जाए, दिखाने के लिए हो जाए कि हमारी नाक नहीं कटी, हमने कुछ जीत लिया है बहुत बड़ा। देखिए, दिखाने के लिए तो आप एक चीज देखिए ना, आपने मतलब उनके 50 कमांडर जो है टॉप कमांडर मारे, और आपने उनकी कम से कम 40 शहरों को बिल्कुल मतलब जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपने काफी डिस्ट्रॉय किया है। ठीक, अब बात यह है कि जो उनकी मॉडरेट लीडरशिप है, किसी तरह वो अपने हार्डलाइनर्स को पैसिफाई करके और किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक 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 7-8 दिन और पनिश होने के बाद में ईरान का भी कमजोर पड़ेगा जितना मर्जी। और देखिए, अगर जो क्या चाहता है इसराइल तो आज ताली बजा रहा होगा। ईरान गल्फ कंट्रीज की ऑयल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, रिफाइनरीज को। गल्फ कंट्रीज तो नहीं कर रहे, पर वो ईरान की को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर तेल ही चला गया यहाँ भैया, वही आग लग गई, ये रिफाइनरीज अगले 2-3 साल बंद होगी, तो इन बेचारों के पास तो कुछ है ही नहीं ना। ये तो इसी के सारे दुनिया में आए हैं,
बाकी तो सब कुछ इजराइल के पास है ऑलरेडी। इजराइल इज ए मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर, एक कैपिटल, मतलब वो प्रॉस्परस कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, उनकी इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यहाँ से तेल का धंधा ही मतलब कमजोर पड़ गया, एक दूसरे को जला दिया, रिफाइनरीज को 2-2, 3-3 साल, जैसे कतर कह रहा है कि हमें 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, ये तो बैठ गए साहब, इनके पास और क्या है? ये तो डेजर्ट था, पानी भी बाहर से आ रहा है, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ इसके सारे है। तो ये अगर दोनों एक दूसरे को करें, ये तो कहीं अब इनको सोचने की जरूरत है कि भाई इसमें तो फिर तो इजराइल वैसे ही तुम्हें, फिर तो जैसे इजराइल जॉर्डन को ट्रीट करता है, जैसे इजराइल लेबनान को ट्रीट करता है, जैसे इजराइल गाजा को ट्रीट करता है, जैसे वेस्ट बैंक को ट्रीट करता है, ऐसे फिर बाकियों को भी ऐसे ही ट्रीट करेगा। इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है फिर, वो अमेरिकन अम्ब्रेला भी नहीं है फिर उसके बाद। तो इनको तो बहुत सोचना पड़ेगा, जैसे एक दूसरे की ये ऑयल, वो जो पोटेंशियल है, जो ऑयल कैपेबिलिटी है, उसको जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो देखिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है, हम लोगों पे सब पे असर पड़ेगा, सब जो भी कुछ यहाँ नुकसान हो रहा है, पढ़ना शुरू हो गया है, बहुत ज्यादा पड़ेगा। देखिए ये तो सुपरफिशियल है, बिलीव यू मी। मतलब अगर ये और एक महीना 1.5 महीना चल गई, और कुछ रिफाइनरीज डैमेज होगी, और कुछ जो है मतलब आप पोर्ट्स जहां से एक्सपोर्ट करते हैं, या पाइपलाइन जो डिस्ट्रॉय होगी, और हॉर्मूज से एक मतलब एक्सक्यूज लेके अमेरिका नहीं निकल सकता। हॉर्मूज एक ऐसी जगह है मतलब कि आप उसको जितना मर्जी कंट्रोल कर लो, तो फिर आप टैक्सेस थोड़ी लगाएंगे। हॉर्मूज के अंदर से आने वाली चीजें भी तो चाहिए ना, कोई वो जरूरी थोड़ी हॉर्मूज में, आप गल्फ में कहीं भी शूट कर दो। जब तक ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, क्रूज मिसाइल्स हैं, जब तक ईरान के पास लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, यूएवीज हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको कुछ चीजें तो चाइना से आ रही है ना, कॉरिडोर खुला है साहब, चाइना को कहां से बंद कर सकते हो? पूरा का पूरा तो बेल्ट रोड, वो पाकिस्तान के थ्रू तो उसकी फ्री आ रही है चीजें, नहीं ना? तो आ सकती है चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि अभी जो है, अभी एक स्टेज आएगी जहां गल्फ कंट्रीज ही इनिशिएटिव लेंगी, बिकॉज बाकी कोई इनिशिएटिव इनिशिएटिव लेने वाले मुल्क नहीं ले रहे। ओपन इनिशिएटिव, ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव से गुजारा नहीं चलेगा, बैकडोर चैनल से नहीं। लगना चाहिए अमेरिकन पब्लिक को कि भाई 10 कंट्री, बड़ी बड़ी इस देश दुनिया की 10 कंट्री कह रही भाई ये लड़ाई बंद करो, दुनिया तबाह हो रही है, राइट? ये बंद करो, इजराइल को बोले बंद करो। आप किस अपने कौन से एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो? आपको क्या खतरा है साहब? जब लोग ऐसे कोई बात करने वाला है नहीं ना, दुख इस बात का है। अब मैं आखिरी सवाल पूछूंगा इस चर्चा का, वो ये है कि एक सबसे बुरी खबर ये हो सकती है कि ये तमाम प्रयास नाकाम हो जाएं और अंततः एक ऐसी स्थिति आ जाए जिसका एक इशारा पिछली बातचीत में आपने भी किया था कि जिसको एटॉमिक ऑप्शन कहते हैं, न्यूक्लियर ऑप्शन कहते हैं, लो इंटेंसिटी का जो स्ट्रेटजिक और टेक्टिकल, जो दो अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, उसमें जो पीछे वाला ऑप्शन है, टेक्टिकल ऑप्शन है, उसका इस्तेमाल अमेरिका को करना पड़े। क्या ऐसी स्थिति आ सकती है, और आएगी तो फिर वो किस तरीके से पूरा मामला प्ले आउट करेगा? देखिए वो तो स्थिति तो जब आएगी जब कोई एग्जिट रूट नहीं मिलेगा अमेरिका, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगेगा कि अमेरिका सुपर पावर की बजाय अमेरिका जो मार्जिनलाइज हो जाएगा चाइना की बजाय, और वो अपना सब कुछ लूज कर जाएंगे। मतलब ऐसी स्टेट पे वो जरूर कोई एक्सरसाइज ऑप्शन करेगा, बिकॉज वो रूथलेस है। देखिए उनकी टीम तो बहुत रूथलेस है साहब, वो तो सिविलाइजेशनल वॉर की बात करते हैं, उनके डिफेंस सेक्रेटरी वो तो बात करते हैं कंप्लीट क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, वो तो दुनिया को उस पे डिवाइड करने पे लगे हुए, वो तो सुप्रीम, वो तो दोबारा से 200-300 साल पुराने जा रहे, तो उनको दुख कोई नहीं होगा, टारगेट भी चुन लेंगे वो, लेकिन वो लास्ट रिसोर्ट होगा, और वो रिसोर्ट हुआ तो फिर टैक्टिकल रिसोर्ट होगा, फिर ऐसी जगह होगा कि ईरान जो है फिर, और एक से गुजारा नहीं होगा, ईरान इज नॉट नागासाकी और ऐसा नहीं है, फिर बहुत बड़ी तबाही होगी, एनवायरमेंटल तबाही होगी, और उसकी कंटेमिनेशन जो है वो अगर गल्फ तक चली जाती है तो एक बहुत बड़ा डेंजर होगा मतलब। लेकिन अगर करेगा तो बहुत सोच समझ के, मुझे लगता है करेगा कुछ न कुछ इस किस्म का, और इसकी उनके पास होंगे लो डेंसिटी, लो टैक्टिकल जिसको लोग बोलते हैं, जो कि मतलब 4-5 यूज करो कहीं कहीं पे, और उसका कंबाइंड एफर्ट जो है वो
बहुत तहस नहस कर दे। मुझे लगता है कि अगर मान लो उनको बिल्कुल मुँह की खानी पड़ी और जाना पड़ा, तो उसके पास और कोई चारा नहीं है। उनके पास और कोई चारा नहीं बचता। ये जितने एग्ज़िट रूट्स हैं, सारे डिप्लोमैटिक हैं, वो ट्राई कर चु उसी ने तो सारा स्पॉइल किया है। एक एग्ज़िट रूट यही हो सकता है कि गल्फ कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, ये लोग काफ़ी पीस रेज़ोल्यूशंस करते हैं, ये हमेशा पीस के साथ रहते हैं बिकॉज़ इनकी प्रॉस्पेरिटी उसी में है। ये लोग एक प्रेशर और अमेरिकन कंपनीज़ कुछ इनके साथ मिलके और कुछ अदर कंट्रीज़ मतलब प्रेशराइज़ करें। अब जैसे वो 5-6 कंट्रीज़ ने कह दिया हम जी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में भेजेंगे। अबे कहाँ है तुम्हारी रिसोर्सेज़, कब पहुँचेंगी, कब डिप्लॉय होंगी? 15-20 दिन बाद साहब जब सब कुछ तबाह हो लेगा, जब तुम ये सब टोकनिज़्म है। टोकनिज्म। तो जी टोकनिज़्म से नहीं बात बनेगी, बिल्कुल। असर्टिव होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने 5 सवालों की ऊपर चर्चा की ठोस रूप से, और आगे इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित बात है और उसमें भारत की जो भूमिका है, उस पे आज चर्चा से हम लोगों ने परहेज की। लेकिन अभी जब हम लोग अगली बार मिलेंगे, तो हम लोग खास तौर से भारत की क्या भूमिका हो सकती थी और क्या मौके हमारी सरकार ने खो दिए, इनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल थैंक ज़ैद। यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत